इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में आयोजित 20वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन में भाग लेने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वदेश रवाना। सम्मेलन में पीएम ने कहा, भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी और इंडो पैसिफिक पहल में आसियान का है प्रमुख स्थान। G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी के लिए नई दिल्ली पूरी तरह तैयार। विदेशी राष्ट्राध्यक्षों और मेहमानों के आने का सिलसिला शुरू। मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद कुमार जुगनाथ नई दिल्ली पहुंचे। G20 शिखर सम्मेलन में मद्देनजर राजधानी नई दिल्ली में सुरक्षा के बेहद पुख्ता इंतजाम। वहीं मौसम विभाग ने आयोजन स्थल पर मौसम की तुरंत जानकारी के लिए खोला विशेष केंद्र। अमेरिका ने यूक्रेन को $1 अरब की अतिरिक्त सहायता देने की घोषणा की। विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कीव दौरे पर की घोषणा। और देश भर में भगवान श्री कृष्ण के प्रकटोत्सव जन्माष्टमी की धूम। मंदिरों में बड़ी संख्या में उमड़े भक्त। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने देशवासियों को दी शुभकामनाएं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज में और आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा। आइए खबरों को जानते हैं विस्तार से और सबसे पहले बात करते हैं इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में आयोजित आसियान शिखर सम्मेलन से जुड़ी खबरों की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में आयोजित 20वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन में भाग लेने के बाद स्वदेश रवाना हो गए हैं। और इससे पहले शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आसियान के अन्य नेताओं के साथ तस्वीर खिंचाई। सम्मेलन में अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत इंडोनेशिया की साझेदारी चौथे दशक में प्रवेश कर रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज वैश्विक अनिश्चितता के माहौल में हर क्षेत्र में हमारे आपसी सहयोग में लगातार प्रगति हो रही है। ये हमारे संबंधों की ताकत का प्रमाण है। पिछले वर्ष हमने भारत आसियान फ्रेंडशिप ईयर मनाया और आपसी संबंधों को एक कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का रूप दिया। आज वैश्विक अनिश्चितताओं के माहौल में भी हर क्षेत्र में हमारे आपसी सहयोग में लगातार प्रगति हो रही है। यह हमारे संबंधों की ताकत और रेजिलियंस का प्रमाण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि वैश्विक विकास में आसियान की अहम भूमिका है। आसियान मैटर्स क्योंकि यहां सभी की आवाज सुनी जाती है और आसियान इज एपिसेंट्रम ऑफ ग्रोथ क्योंकि वैश्विक विकास में आसियान क्षेत्र की अहम भूमिका है। वसुधैव कुटुंबकम, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर की यही भावना भारत की G20 अध्यक्षता की भी थीम है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 21वीं सदी एशिया की सदी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि मानव कल्याण के लिए सबका प्रयास फ्री और ओपन इंडो पैसिफिक की प्रगति में और ग्लोबल साउथ की आवाज को बुलंद करने में हम सभी साझे हित हैं। 21वीं सदी एशिया की सदी है, हम सबकी सदी है। इसके लिए आवश्यक है कि हम एक रूल्स बेस्ड पोस्ट कोविड वर्ल्ड ऑर्डर का निर्माण और मानव कल्याण के लिए सबका प्रयास, फ्री और ओपन इंडो पैसिफिक की प्रगति में और ग्लोबल साउथ की आवाज को बुलंद करने में हम सबके साझे हित है। वहीं इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से वियतनाम के प्रधानमंत्री फाह मिन चिन ने मुलाकात की।
और इससे पहले जकार्ता में प्रधानमंत्री के होटल पहुंचने पर भारतीय समुदाय ने उनका जोरदार स्वागत किया। भारतीय समुदाय पीएम मोदी के इंडोनेशिया दौरे को लेकर काफी उत्साहित दिखा। और अब बात करते हैं G20 की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G20 शिखर सम्मेलन पर समाचार पत्रों में आलेख लिखा है, जिसमें उन्होंने कहा कि भारत की अध्यक्षता में मानव केंद्रित प्रगति पर ध्यान केंद्रित किया गया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वैश्वीकरण का लाभ अंतिम छोर तक पहुंच सके। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत की अध्यक्षता में हो रहे G20 शिखर सम्मेलन पर समाचार पत्रों में अपने आलेख की शुरुआत वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा के साथ की है। उन्होंने कहा कि वसुधैव कुटुंबकम का भाव भारत की आत्मा के साथ जुड़ा है और भारत की G20 अध्यक्षता के दौरान ये भाव स्पष्ट नजर आ रहा है। उन्होंने कहा कि G20 की भारत की अध्यक्षता के दौरान यह विचार मानव केंद्रित प्रगति के आह्वान के रूप में प्रकट हुआ है। पीएम मोदी ने कहा कि कोविड महामारी के बाद विश्व व्यवस्था में 3 महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं। पहला, इसका एहसास बढ़ रहा कि दुनिया के जीडीपी केंद्रित दृष्टिकोण से हटकर मानव केंद्रित दृष्टिकोण की ओर बढ़ने की आवश्यकता है। दूसरा, दुनिया ग्लोबल सप्लाई चेन में सुदृढ़ता और विश्वसनीयता के महत्व को पहचान रही है। तीसरा, वैश्विक संस्थानों में सुधार के माध्यम से बहुपक्षवाद को बढ़ावा देने का सामूहिक आह्वान सामने है। G20 की हमारी अध्यक्षता ने इन बदलावों में उत्प्रेरक की भूमिका निभाई है। पीएम मोदी ने भारत द्वारा वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट का आयोजन का जिक्र करते हुए कहा, भारत की अध्यक्षता के तहत की गई सबसे महत्वपूर्ण पहलों में से एक रही है। जलवायु परिवर्तन की समस्या से निपटने पर पीएम मोदी ने कहा कि हमें एक रचनात्मक कार्य संस्कृति पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। साथ ही उन्होंने भारत की पहल लाइफस्टाइल फॉर सस्टेनेबल एनवायरनमेंट को प्रोत्साहित करने की बात कही। उन्होंने कहा कि तकनीक का लाभ उठाकर भारत ने असमानता को कम करने का काम किया है। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि G20 के माध्यम से हम विकासशील देशों को DPI अपनाने में मदद करेंगे ताकि वे समावेशी विकास की ताकत हासिल कर सकें। अपने आलेख में उन्होंने कहा कि भारत अपनी G20 की अध्यक्षता में जेंडर डिजिटल डिवाइड को पाटने, लेबर फोर्स में भागीदारी के अंतर को कम करने और निर्णय लेने में महिलाओं की बड़ी भूमिका को सक्षम बनाने पर काम कर रहा है। पीएम मोदी ने आलेख के अंत में उम्मीद जताई कि G20 के सदस्य देश भारत की डेमोग्राफी, डेमोक्रेसी, डाइवर्सिटी और डेवलपमेंट को प्रत्यक्ष रूप से महसूस करेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि भारत ने अपनी G20 अध्यक्षता में यह सुनिश्चित किया कि हर आवाज सुनी जाए और हर देश अपना योगदान दे। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। और बुलेटिन में फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप देखते रहिए DD न्यूज। इस घर में अंडे देने से हमें कोई नहीं रोक सकता। मैं रोक सकता हूँ। तुम्हें पता नहीं हमें एडीज मच्छर जो फैलाते हैं डेंगू और चिकनगुनिया। मास्टर जी ने स्कूल में डेंगू मच्छर से बचने की सारी जानकारी दी है। अच्छा बच्चों, हमें चैलेंज जगह तो जरूर मिलेगी। नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। यहाँ तो पूरे इंतजाम है। डेंगू की रोकथाम के लिए कूलरों के पानी को हर हफ्ते बदलें। बाल्टी और टंकियों को अच्छी तरह से ढककर रखें। पूरी आस्तीन के कपड़े पहनें। मच्छर भगाने वाली क्रीम, कॉइल और अगरबत्ती का इस्तेमाल करें। डेंगू से लड़े मतलब डेंगू से बचे। अर्जुन, एग्जाम्स में यू मेड अस रियली प्राउड। अब आगे क्या सोचा है? पापा, मैंने IIT जाना है और इंजीनियर बनना है। थिंक IIT, थिंक विद्या मंदिर। और ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी के लिए नई दिल्ली पूरी तरह से तैयार है। भारत की अध्यक्षता में हो रहे इस शिखर सम्मेलन में विदेशी राष्ट्राध्यक्षों और मेहमानों के आने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। आज सुबह मॉरिशस के प्रधानमंत्री नई दिल्ली पहुंचे।
G20 शिखर सम्मेलन के आयोजन के लिए भारत पूरी तरह से तैयार है। शिखर सम्मेलन के लिए G20 सदस्य देशों के राष्ट्राध्यक्षों का नई दिल्ली पहुंचना लगातार जारी है। इसी कड़ी में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन का भारत पहुंचने का कार्यक्रम है। अमेरिकी राष्ट्रपति कल नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय बातचीत करेंगे। पीएम मोदी से द्विपक्षीय वार्ता के एजेंडे पर पूछे जाने पर अमेरिका के सामरिक संचार के लिए NSC समन्वयक जॉन किर्बी ने कहा कि दोनों नेता G20 के एजेंडे, विशेष रूप से आर्थिक सहयोग और बहुपक्षीय निवेश के अवसरों पर चर्चा करेंगे। G20 का एक अहम सदस्य है ब्राजील। एक नजर भारत ब्राजील संबंध पर। भारत और ब्राजील एक दशक से भी अधिक समय से रणनीतिक भागीदार रहे हैं। कुदरती तौर पर भारत और ब्राजील ताकतवर देश हैं। विश्व मंच पर दोनों देशों की काफी अहमियत है। भारत और ब्राजील अपने संबंधों को और मजबूती देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। नई वैश्विक व्यवस्था का साझा विजन ही भारत और ब्राजील के दूसरे विकासशील देशों के साथ मिलकर नए संगठन बनाने की प्रेरणा बना था। दोनों ही देश ब्रिक्स, IBSA, G20, G4, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन जैसे मंचों में साझेदार बने। साथ ही संयुक्त राष्ट्र, विश्व व्यापार संगठन, यूनेस्को और WIPO जैसे बड़े बहुपक्षीय निकायों में भी बहुआयामी संबंध साझा करते हैं। 1948 में दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंध स्थापित हुए और उसी साल दोनों देशों ने दूतावास भी खोले। अब बात व्यापार और निवेश की। ब्राजील के पूर्व राष्ट्रपति जोयर बोल्सोनारो जब साल 2020 में गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि के तौर पर भारत आए थे तो दोनों देशों ने रक्षा, व्यापार, निवेश, वाणिज्य, कृषि, साइबर सुरक्षा, तेल और गैस, पशुपालन और जैव ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा देने के 15 समझौतों पर हस्ताक्षर किए थे। वहीं रक्षा एवं सुरक्षा सहयोग के क्षेत्र में भारत और ब्राजील ने 2003 में रक्षा क्षेत्र में सहयोग के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। वैश्विक स्तर पर बदलते परिदृश्य के मद्देनजर ब्राजील भारत के बीच बरसों पुराने संबंधों में कई आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और सामाजिक परतों को समेटे हुए है। यही वजह है कि दोनों देशों के संबंध समय के साथ नए आयाम स्थापित कर रहे हैं। G20 शिखर सम्मेलन में विश्व के दिग्गज नेता हिस्सा लेंगे। हम उन नेताओं के जीवन सफर से आपको लगातार रूबरू करा रहे हैं। इसी कड़ी में आइए जानते हैं अर्जेंटीना के राष्ट्रपति अल्बर्टो फर्नांडिस के बारे में। दक्षिण अमेरिकी देश अर्जेंटीना के राष्ट्रपति अल्बर्टो फर्नांडिस का जन्म ब्यूनस आयर्स में 2 अप्रैल 1959 को हुआ। ब्यूनस आयर्स विश्वविद्यालय से 1983 में उन्होंने कानून की डिग्री हासिल की और फिर कानून पढ़ाना शुरू कर दिया। 1980 के दशक की शुरुआत में वे राजनीति में सक्रिय हुए। अपने राजनीतिक जीवन के अधिकांश समय में वे पेरोनिस्ट जस्टिसियालिस्ट पार्टी से जुड़े रहे। 2003 के राष्ट्रपति चुनाव में उन्होंने नेस्टर किर्चनर के प्रचार अभियान की जिम्मेदारी संभाली और राष्ट्रपति के कार्यकाल के दौरान वे किर्चनर के चीफ ऑफ स्टाफ के रूप में उनके साथ बने रहे। 2007 में जब क्रिस्टीना किर्चनर अपने पति के बाद राष्ट्रपति बनी तो अल्बर्टो फर्नांडिस उनके भी चीफ ऑफ स्टाफ बन गए, लेकिन 2008 में नीतिगत असहमति के कारण उन्होंने पद छोड़ दिया। 2019 में अल्बर्टो फर्नांडिस ने राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल की और अर्जेंटीना के राष्ट्रपति बने। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज़। महाराष्ट्र के नागपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने एक कार्यक्रम में अखंड भारत के सवाल पर कहा कि जो लोग भारत से अलग हुए उन्हें लगता है कि उन्होंने गलती की है। भारत होना यानी भारत के स्वभाव को स्वीकार करना है। परिस्थितियां ऐसी करवट ले रही, जो भारत से अलग हुए उनको लगता है कि वो गलती हो गई, हमको फिर से भारत होना चाहिए, लेकिन वो मानते हैं कि भारत होना यानी नक्शे की रेखाएं पोंछ डालना। ऐसा नहीं है, केवल उससे नहीं होगा। भारत होना यानी भारत के स्वभाव को स्वीकार करना। वो स्वभाव मंजूर नहीं था, इसलिए भारत का विखंडन हुआ है। वो स्वभाव जब आ जाएगा तब कुछ बदलना नहीं पड़ेगा, सारा भारत एक हो जाएगा।
तो अपने जीवन से सब पड़ोसी देशों को ये सिखाना, ये काम हमको करना पड़ेगा और हम कर रहे हैं। संघ प्रमुख डॉक्टर मोहन भागवत ने आरक्षण के मुद्दे पर कहा कि समाज के वंचित वर्ग को सिर्फ आर्थिक ही नहीं बल्कि सामाजिक बराबरी भी मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा कि संघ वंचितों के सामाजिक समानता का समर्थक है। परिवार में सब समान है, लेकिन जो बीमार है उसकी विशेष चिंता करनी ही पड़ती है। ऐसा वो आरक्षण लागू किया है। इसलिए जब तक वो भेदभाव है तब तक उसको चालू रहना चाहिए। संविधान सम्मत जितना आरक्षण है उसको हम संघ के लोग तो पूरा समर्थन देते हैं। और जन्माष्टमी को लेकर देश भर के श्री कृष्ण मंदिरों को भव्य रूप में सजाया गया है। दिल्ली के ग्रेटर कैलाश स्थित इस्कॉन मंदिर में भी सुबह 4 बजे से भक्तों का तांता लगा हुआ है। किस तरह का है मंदिर में उत्साह, इसका जायजा लिया हमारे संवाददाता गिरीश निशाना ने। जन्माष्टमी को लेकर देश भर के मंदिरों में धूम देखने को मिल रही है। देश की राजधानी दिल्ली में इस्कॉन मंदिर ग्रेटर कैलाश में भी काफी उत्साह का माहौल है। किस तरह का उत्साह का माहौल है, इस पर ज्यादा बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वीएन दास जी। सर, किस तरह का उत्साह का माहौल देखने को मिल रहा है? बहुत ही सुंदर उत्साह है। और हमारे राधा पार्थसारथी मंदिर का गोल्डन स्वर्ण जयंती मना रहे हैं हम लोग, और इस मंदिर को रजत जयंती भी मना रहे हैं। तो इसीलिए डबल उत्साह और जोश है इस जन्माष्टमी के। ये हमारे खास है क्योंकि हमारे प्रभुपाद जी की इच्छा थी कि दिल्ली में एक विशाल मंदिर हो, और उसका पूरा किया हमारे गोपाल किंग गोस्वामी महाराज जी ने। उनके अथक प्रयास से संभव हो चुका है। तो खूब उत्साह है। लोग सुबह से ही 4:30 बजे से ही भक्तों की तांता लग गए दर्शन करने के लिए। जन्माष्टमी को लेकर किस तरह से लोग धूमधाम से मना रहे हैं इस पर्व को? बिल्कुल, पूरे इस्कॉन के द्वारा पूरे वर्ल्ड में जन्माष्टमी मनाई जा रही है। जो भी आ रहा है कीर्तन का भी आनंद ले रहा है, दर्शन का आनंद ले रहा है और प्रसाद भी पा रहा है। तो प्रभुपाद की इच्छा से ये संभव है। हरे कृष्ण नाम का जप करना, कीर्तन करना, दर्शन करना, प्रसाद पाओ जाओ। जन्माष्टमी को लेकर मंदिर में पूरा उत्साह का माहौल देखने को मिल रहा है। कैमरामैन प्रमोद नेगी और विक्की राजपूत के साथ गिरीश निशाना, डीडी न्यूज, दिल्ली। और वहीं मुंबई में भी दही हांडी की जबरदस्त धूम देखी जा रही है। शहर का कोना कोना इस उत्साह में डूबा हुआ है। हमारे संवाददाता शिशिर शेलार ने इस रौनक का जायजा लिया। मुंबई में जन्माष्टमी की धूम दिखाई दे रही है। यहाँ पर रास्तों में अब गोविंदा पथक जो है शुरू हो चुके हैं, और ये जो है बड़ी बड़ी हांडियां फोड़ने की यहाँ पे प्रयास इन पथकों द्वारा किया जा रहा है। 7, 8, 9 स्तर जो है यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। ये उत्साह मुंबई के हर कोने में दिखाई देता है। जैसे इस वक्त हम देख रहे हैं कि मुंबई के दादर में हम हैं, और ये कांदिवली से जो गोविंदा पथक आया है, उन्होंने ये कहा है कि तकरीबन 5 से 6 जो है थर की जो हांडियां यहाँ पर लगाएंगे, वो हांडी लगाएंगे। हालांकि उससे काफ़ी ऊंची ज़रूर है, लेकिन प्रयास करेंगे, और ये प्रयास दिन भर चलता रहेगा। कई ऐसे गोविंदा पथक जो है यहाँ पर आएंगे और इस प्रकार से दही हांडी जो है फोड़ने का प्रयास करेंगे। बड़ी बड़ी हांडियाँ है, तो ऐसे में जो है इंतज़ाम भी पुख्ता किए गए। इस बार अगर देखा जाए तो प्रो गोविंदा के तहत, मतलब इस हांडी को सिर्फ अगर देखा जाए एक महोत्सव नहीं बल्कि खेल का स्वरूप प्राप्त हो, इसलिए राज्य सरकार ने भी प्रयास किए हैं। हम देख पा रहे हैं किस प्रकार से एक छोटा बच्चा जो है थोड़ी देर में इस हांडी पर पहुंचेगा और यह हांडी फोड़ने का प्रयास करेगा। 6 स्तर की हांडी इस वक्त हम देख पा रहे हैं, और हांडी के बिल्कुल पास ये बच्चा जो है पहुंच चुका है, और यह हांडी फोड़ने का प्रयास इस बच्चे के द्वारा किया गया। देखिए, अमूमन इसी प्रकार से ये हांडियां जो है ये फोड़ी जाती है पूरे मुंबई में। जो पूरा यहाँ पर अगर देखा जाए उत्सव की धूम मुंबई में दिखा दे रहा है। मुंबई का जो गोविंदा का एक उत्सव होता है वो काफ़ी अलग होता है। इसमें अगर देखा जाए रास्तों पर हम युवाओं को आमतौर पर देखते हैं, बस युवा ही नहीं बल्कि महिलाएं भी उसी जोर शोर से जो है इस पूरे उत्सव में शामिल होती है, और दही हांडी के इस पूरे कार्यक्रम में जो है वो भी सम्मिलित होती है। और देख पा रहे किस प्रकार से, हालांकि अब हांडी फूट चुकी है। हालांकि अब देखा जाए तो ये जो गोविंदा पथक है, इनको कई सारे बड़े इनाम भी मिलते हैं। कुछ गोविंदा जो संस्था है उनके जरिए बड़े बड़े इनामों की राशि की घोषणा की जाती है, और जो गोविंदा पथक ये हटकियाँ, ये हांडियाँ जो फोड़ते हैं, उनको जो है ये इनाम दिया जाता है। शीर्षलार, डीडी न्यूज, मुंबई।
और 2 महीने के बाद भारतीय फुटबॉल टीम आज किंग्स कप फुटबॉल टूर्नामेंट के मैदान पर उतरने जा रही है। करिश्माई कप्तान सुनील छेत्री के बगैर प्रतियोगिता में उतरने जा रही टीम इंडिया का सामना पहला मैच में अपने से बेहतर रैंकिंग वाले इराक से होगा। इंटर कॉन्टिनेंटल कप और सैफ चैंपियनशिप में भारत की खिताबी जीत में अहम भूमिका निभाने वाले छेत्री ने अपने बेटे के जन्म के बाद परिवार के साथ समय बिताने के लिए ब्रेक लिया है। फीफा रैंकिंग में भारत से 29 स्थान बेहतर इराक ने हाल में अरेबियन गल्फ कप का खिताब जीता और वह 4 देशों के टूर्नामेंट में खिताब के प्रबल दावेदार के रूप में शुरुआत करेगा। 2 राउंड रोबिन मैचों के विजेता फाइनल में खेलेंगे। दोनों टीमों के बीच पिछला मैच 2011 एशियाई कप के दौरान खेला गया था। शारजाह में हुए इस मैत्री मैच में भारत को 0-2 से शिकस्त का सामना करना पड़ा था। और भारत के शॉटपुट खिलाड़ी तेजिंदर पाल सिंह तूर आगामी एशियाई खेलों में अपने अच्छे प्रदर्शन को लेकर आश्वस्त है। हमारे संवाददाता तापस भट्टाचार्य से खास बातचीत में तेजिंदर पाल सिंह तूर ने कहा कि इस समय देश में खेलों का स्तर काफी बढ़ गया है। साथ ही साथ उन्होंने केंद्र सरकार द्वारा मिल रही सुविधाओं से खिलाड़ियों को काफी मदद मिलने की बात भी कही। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है ताजिंदर पाल सिंह तूर, जो कि एक तरह से तैयार है एशियन गेम्स में अपना भारत का परचम लहराने के लिए। और क्या बेहतरीन ड्रेस है ये, एक तरह से हमारी इंडिया के ड्रेस की है। और यहाँ पे पीछे आप देख सकते हैं ये ड्रेस रहेगा ओपनिंग सेरेमनी के लिए। तो ताजिंदर, सबसे पहले बताइए, इस तरीके के ड्रेस जो होते हैं ये बहुत अहम होते हैं, क्योंकि आपकी कल्चर को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और ओपनिंग सेरेमनी में जब सभी अपने देश का नेतृत्व करेंगे, सब एक साथ चलेंगे, तो एक ड्रेस में शायद एक भारतीयता निकल के आएगी, है ना? जी बिल्कुल, एक हर एक प्लेयर का सपना होता है भाई इंडिया कलर डाला जाए, इंडिया कलर की जर्सी हो, एक हर एक प्लेयर का सपना होता है। जी बिल्कुल। और आप मुझे बताइए कि बहुत एक इंजरी कंसर्न था, फिर बीच में आप चले गए थे उससे, लेकिन अब फिर वापसी हो रही है। एशियन गेम्स आपके लिए बहुत मायने रखता है ना? जी बिल्कुल। अभी जैसे मेरे ATF में लास्ट टू लास्ट मंथ इंजरी हो गया था, अभी बहुत रिकवर है। मुझे आस है अभी मैं इंडिया के लिए मेडल लेकर आऊँगा। जी एक चीज़ बताइए, जब ट्रेनिंग करते हैं बाहर जाते हैं, ट्रेनिंग करते हैं, एक तरफ से ये टॉप स्कीइंग बहुत मैटर करता है। और हमने देखा है कि पिछले कुछ सालों में भारत जो इंडियन गवर्नमेंट है, स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री है, वो बहुत ज़्यादा पुश कर रहा है। तो आपको लगता है कि एक तरह से ये एक शायद सुनहरा समय है भारतीय स्पोर्ट्स के लिए? जी बिल्कुल। जैसे हमारे साई होगी, एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया होगी, ये सारे मिलकर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जैसे साई ने टॉप्स की स्कीम चलाई हुई है, जो हमें पर मंथ पॉकेट अनाउंस देते हैं, जो जिससे हम अपने सप्लीमेंट वगैरह खरीद सकते हैं। इस चीज़ से बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। ट्रेनिंग भी बाहर करने का मौका मिलता है? हाँ बिल्कुल, वो ट्रेनिंग अलाउंस मिलता है, वो हम फॉरेन ट्रेनिंग भी कर सकते हैं, बाहर से कोच भी मंगा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करी। तो ताजिंदर पाल सिंह तूर बता रहे थे कि कितना इंपॉर्टेंट है एशियन गेम्स और पूरी जान लगाने की कोशिश करेंगे इसमें भारत का परचम लहराने के लिए। कैमरा पर्सन रवि के साथ मैं तापस भट्टाचार्य, दूरदर्शन समाचार, दिल्ली। और रॉयल स्पेनिश फुटबॉल फेडरेशन ने मोंसे टोम को स्पेन की राष्ट्रीय महिला फुटबॉल टीम का कोच नियुक्त कर दिया है। बतौर कोच यह पहली बार है जब कोई महिला स्पेन की राष्ट्रीय महिला फुटबॉल टीम की कोच बनी है। मोंसे जॉर्ज विल्टा को हटाकर स्पेन महिला फुटबॉल की कोच बनी है। स्पेन की महिला फुटबॉल टीम ने विश्व कप जरूर जीता, लेकिन इस जीत के बाद जिन कारणों के चलते स्पेनिश फुटबॉल चर्चा में रहा, ये पूरी दुनिया को पता है। ऐसे में अपनी छवि को धूमिल होने से बचाव की कड़ी में रॉयल स्पेनिश फुटबॉल फेडरेशन ने कड़ा कदम उठाते हुए स्पेन की राष्ट्रीय महिला फुटबॉल टीम के कोच जॉर्जे विल्डा को हटाकर मोंसे टोम को स्पेन की राष्ट्रीय महिला फुटबॉल टीम का नया कोच नियुक्त किया है। ये पहली बार है जब कोई महिला स्पेन की राष्ट्रीय महिला फुटबॉल टीम की कोच बनी है। हालांकि रॉयल स्पेनिश फुटबॉल फेडरेशन ने ये साफ कर दिया है कि विल्डा का बतौर कोच स्पेनिश महिला टीम के साथ का जो साथ रहा वह काफी शानदार रहा। बहरहाल इस बदलाव का स्पेन के नागरिकों ने स्वागत किया है। देखिए, ये बहुत पहले ही हो जाना चाहिए था, जब उनके खिलाफ कई शिकायतें थी। मैं समझती हूँ कि और भी ज्यादा करने की जरूरत थी। फेडरेशन में बदलाव की जरूरत है। मुझे ऐसा लगता है कि ये समय गलत है और नाकाफी भी है। इस तरह के मुद्दों के साथ हमें बहुत ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। जाहिर तौर पर इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। देखिए, एक आदमी को हटाने से कुछ नहीं होता, बस ध्यान रखना होगा कि इस तरह का बर्ताव आगे ना हो।
बतौर कोच विल्डा की हालिया भूमिका काफी विवादास्पद रही। पिछले हफ्ते ही उन्होंने लुइस रूबेल्स के उस भाषण की सराहना की थी जिसमें उन्होंने इस्तीफा देने से इनकार करते हुए खुद को फर्जी नारीवाद का पीड़ित बताया था। ऐसे में आम जनों में उनके प्रति काफी गुस्सा देखा गया था। बहरहाल अब उम्मीद की जा सकती है कि नया बदलाव न सिर्फ देखने को नया होगा बल्कि नजरिए में भी बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। और इसके साथ ही बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहिए डीडी न्यूज के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।